निकाल कर रख दिए। तुम्हें पता था कि मैं भीग जाऊंगी, है ना? और मैं जानती थी कि तुम चिंतित होगी, किंतु माँ, मुझे भीगने का तनिक भी खेद नहीं। भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। चारों ओर दुआरे नींद गिर आए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे और नीचे उतरती गई। एक बार तो मेरा अंशुक भी हवा ने उड़ा दिया। और फिर बूंदें पड़ने लगी। वस्त्र बदल लो, फिर आकर तुम्हें सब बताती हूँ। वो बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह शिष्ट मैं चाहती थी उसे अपने में भर लो और आंखें मूंद लो। मेरा तो शरीर निचुड़ रहा है माँ। कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया हो। उष्णता का ये स्पर्श। गीले वस्त्र कहाँ रखूं माँ? यहाँ कल पर रहने दो। माँ, आज के ये क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने पहले कभी नहीं किया। जैसे कि वो सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मांसल हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। और तभी मुझे अनुभव हुआ कि वो क्या है जो भावना को कविता का रूप दे देता है। जीवन में पहली बार मैं समझ सकी कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है। क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते बादलों का इतना मोह हो रहता है। क्या हुआ माँ? तुम इस तरह चुप क्यों हो? माँ, क्या हुआ है? देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। काम तो तुम हर समय करती हो, और हर समय इस तरह चुप तो नहीं रहती हो। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। मुझसे बात करो ना माँ। क्या बात करूं? कुछ भी कहो। मुझे डांटो कि मैं भीग कर क्यों आई हूँ, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष दान मैं पटक दूं। मुझे सब अच्छा लगता है। माँ, मैं अकेली कब होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। मेरे यहाँ रहते हुए भी तुम
क्या हुआ है माँ? दूध उठा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। नहीं, पहले तुम बताओ। कहा ना, दूध उठा दिया है और अंदर जाकर के तल पे विश्राम भी कर लो। नहीं माँ, विश्राम नहीं करना है। थकी कहाँ हो जो विश्राम करूं? मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों के पुलक का अनुभव हो रहा है माँ। रोम अभी तक सीज रहे हैं। तुम बोलती क्यों नहीं हो? क्या हुआ माँ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बनी, कभी कभी मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, पर बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता ना माँ। तुम्हें मेरी सौगंध है, जो तुम मुझे ना बताओ। संभवतः राज्य के कर्मचारी, किंतु ये यहाँ क्या कर रहे हैं? न जाने क्या कर रहे हैं। वर्षों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई पड़ती हैं और जब भी दिखाई देती तब कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है तो कभी महामारी की। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तब भी मैंने ये आकृतियां नहीं देखी। तो आज ये यहाँ किस लिए आए हैं माँ? न जाने किस लिए आए हैं। माँ, तुमने बात नहीं बताई। अग्निमित्र लौट आया है। लौट आया है? कहाँ से? जहाँ मैंने उसे भेजा था। तुमने भेजा था? मैंने तुमसे कहा था माँ, अपने मित्र को कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, पर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ? देख रही हूँ कि तुम्हारी बात भी सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि ये लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। कहते हैं कि क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। यदि वो उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को भी उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? मैं कब कहती हूँ कि मुझे अधिकार है? मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही हूँ। तुम ना कहो, मैं कहती हूँ आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये सब क्यों कहती हो माँ? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? मैं जानती हूँ मल्लिका, आज तुम पर अपना अधिकार भी नहीं है, परंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे सहा नहीं जाता। मैं जानती हूँ माँ, मैं जानती हूँ कि अपवाद होता है। तुम्हारे दुख की बात भी मैं जानती हूँ, किंतु मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है और मेरे लिए वो संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपने भावना से प्रेम करती हूँ माँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। और मुझे ऐसी भावना से भी तृष्णा होती है, कोमल, पवित्र, अनश्वर। माँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती हो? तुम जिसे भावना कहती हो वो केवल छलना और अभिव्यंजना है। भावना में भावना का वर्ण किया है। मैं पूछती हूँ क्या होता है भावना में भावना का वर्ण? क्या उससे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है? भावना में भावना का वर्ण, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं होती ना माँ, उसके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। होता होगा, मैं नहीं जानती। सच तो ये है माँ कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। ग्राम के अन्य व्यक्ति उसे उतना नहीं जानते जितना मैं उसे जानती हूँ। मुझे घृणा होती है उससे। माँ, ग्राम के अन्य व्यक्तियों को उससे क्या प्रयोजन है, किंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। मल्लिका! ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? माँ का जीवन भावना नहीं, कर्म होता है। उसे घर में बहुत से काम करने होते हैं।
बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण यदि प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श उसे प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली में विचरण करेंगे, दूर्वा खाएंगे ना। ये आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन है जिसने इसे आहत किया है कि दक्षिण की तरह? आज ग्राम में प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूं। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हुए हैं। हम सोएंगे। हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी। किंतु उससे पहले हमें थोड़ा सा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूँ। अभी अभी 2-3 राजकर्मचारियों को हमने घोड़ों पर जाते हुए देखा है। माँ कहती है जब भी आकृतियां दिखाई देती हैं कोई ना कोई अनिष्ट अवश्य होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे ये सब कुछ बहुत विचित्र सा लगा। माँ आज बहुत रुष्ट है। अब हम पहले से सुखी। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। अब हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई से कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते कैसे बना। ये कुलांच भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने इसे कहा, मैं तुझे वहां ले चलता हूं जहां तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका शाही स्नेह मिलेगा। सच, माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया होगा कि मैं वर्षा में तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इतना भीग कर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। लाओ, ये दूध का भजन मुझे दे दो, इसे तुम समझो। हाँ, हम दूध नहीं पिएंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम दूध अवश्य पिएंगे, ऐसे ऐसे। दूध पिला के इसके बात को और कोमल कर लेना चाहते हो? जहां तक मैं जानता हूं हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? कैसी आश्चर्यजनक बात है। ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा भी कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण शावक को उठा ले आने में तुम्हें तनिक भी संकोच नहीं हुआ। ये तो कहो कि गौर तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा बादलों से घिरे इस दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? देख रहा हूं तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूं। मेरी वेशभूषा ही इसका परिचय देती है कि मैं इस प्रदेश का नहीं हूं। मैं तुम्हारी वेशभूषा देखकर नहीं कह रहा। तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है कि चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास कर लेते हो? तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? क्षमा करे देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे आपने अपनी गोद में ले रखा है, मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी? इस प्रदेश में हरिणों का अखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसके इतना ही पर्याप्त है कि हम तुम्हें इसके लिए अपराधी न माने। तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक, अपराध और न्याय की परिभाषा, उसका शब्दार्थ भी जानते हो? शब्द और अर्थ ये राजपुरुषों की संपत्ति है, सुनकर आश्चर्य हुआ। बुद्धिमान प्रतीत होते हो, फिर भी ये नहीं जानते कि राजपुरुष के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, इसलिए हरिण शावक मुझे दे दो। इस प्रदेश में हरिणों का अखेट नहीं होता और ये हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजाती हैं। तुम ये सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे भीतर ले जाकर किसी तल के आस्तरण पर रखो। इस घर के तल और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। तुम देख रही हो माँ की? देख रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। घर के तल और आस्तरण मनुष्य के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। इसे मुझे दे दो, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त है। और राजपुरुष दंतु तुम्हें इसे ले जाते देखता रहेगा? यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि और रुचि क्या होती है? संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। संभवतः संभवतः ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्रों की चिंता नहीं करेंगे। कालिदास, आपका
आपका अर्थ है जिनसे मैं हरण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास है। हाँ हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि हैं? कैसे जानता हूं? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? हमारे सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है। उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना चाहता है और उन्हें राजकवि का आसन प्रदान करना चाहता है और इसी उद्देश्य से आचार्य वररुचि उज्जैनी से यहाँ पधारे। उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। देवी, मुझे खेद है कि मैंने उनके साथ घोर अशिष्टता की है। मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तुमने सुना माँ? तुमने सुना? राज उन्हें सम्मान दे रहा है। गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं। तुमने सुना नहीं माँ? राजपुरुष क्या कह रहा था? थोड़ा दूध शेष है, पी लो। और आशा करती हूँ कि अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना है। आतिथ्य? मैं चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य हो। तो मैं इस दूध से नहला दूँ माँ। माँ दूध से बहुत ना चुकी है। तुम कितनी निष्ठुर हो माँ। तुमने सुना नहीं? राज उन्हें सम्मान दे रहा है और फिर भी तुम। दूध पी लो और वर्षा में भीगने का मोह और ना हो तो तुम्हारे लिए आसन बिछा दो। मैं जैसी निष्ठुर हूँ, मुझे रहने दो। नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो। मैंने कब कहा कि तुम निष्ठुर हो? नहीं, तुमने नहीं कहा। दूध पी लो। माँ, तुम सोच सकती हो माँ, मैं आज कितनी प्रसन्न हूँ। मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है अपनी। अब मुझे उठने दो, मुझे बहुत सा काम करना है। नहीं, बैठी रहो। माँ, राज उन्हें सम्मान दे रहा है। उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने कभी समझने का प्रयत्न ही नहीं किया, जिसे घर में और घर के बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली। अब तो तुम विश्वास करती हो ना माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है? कहा ना मैंने, मेरे सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। मुझे उठने दो। क्यों माँ? क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है? क्यों तुम उनके विषय में उदारतापूर्वक नहीं सोच सकती? मेरी वो अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंख मूंद करके जिया जाता है। और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। जहाँ दोष होता है वहाँ अवश्य दोष देखती है। उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है माँ? वो व्यक्ति आत्मसीमित है। इस संसार में उसे अपने सिवा किसी से मोह नहीं है। इसलिए कि वे मातुल की गौएं नहा कर बादलों में खोए रहते हैं। मुझे मातुल और उसकी गौओं से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं अपने घर को देख करके कह रही हूँ। बैठ जाओ माँ। मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि तुम बात को समझ लो। तुम कहती हो तुम्हारा उसके साथ भावना का संबंध है। मैं पूछती हूँ क्या है ये भावना? मैं उसे कोई नाम नहीं देती, परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि उसका तुम्हारे साथ भावना का संबंध है तो वो तुमसे विवाह क्यों नहीं करना चाहता? तुम उनके प्रति सदा अनुदार ही रही हो माँ। तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। तो साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में कोई विवाह की कल्पना भी कैसे कर सकता है? और अब जबकि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है ना, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। ये तुम्हारी नहीं, विलोम की भाषा है। मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम उसके लिए एक उपादान हो, जिसके आश्रय में रहकर वो अपने से प्रेम कर सकता है, स्वयं पे गर्व कर सकता है। परंतु तुम क्या सच्ची व्यक्ति नहीं हो? उसका तुम्हारे प्रति या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? कल जब तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा,
घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी, तब जो प्रश्न उपस्थित होंगे उनका क्या उत्तर दोगी? क्या तुम्हारी भावना उन प्रश्नों का समाधान कर देगी? अब कह दो कि मेरी नहीं, विलोम की भाषा है। आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है ना माँ, आगे का भी बीत जाएगा। आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है तो मैं उनके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं कर सकती। अंबिका, ओ अंबिका, अरे घर में ही हो, घर में ही हो। आज मैं सारे प्रांत में यह घोषणा करने जा रहा हूँ कि कालिदास नामधारी जीव से मेरा कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ है आर्यमातुल? अरे मैंने इसे पाला, पोसा, बड़ा किया, जैसी दिन के लिए कि इस तरह कुलद्रोही बने। किंतु उन्हें तो सुना है कि राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। किंतु आप तो कह रहे हैं कि मैं सही कह रहा हूँ, आचार्य से अपने साथ कल ही उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। किंतु 2 रथ हुआ और 4 अश्वरोही उनके साथ है। मैंने तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे प्रपितामह दोहित के पुत्र ने गुप्त राज्य की ओर से शपथ युद्ध किया था। परंतु तुम अपने भागिनी की बात कर रहे थे। हाँ, उसी की बात कर रहा था। अरे तुम सोचो अंबिका कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान हो रहा है और ये वंशावतंस कहते हैं कि इन्हें सम्मान नहीं चाहिए। मैं राज के मुद्राओं से क्रीत होने के लिए नहीं हूँ। वे राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या आवश्यकता है। अरे भाई, जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान, उसे ग्रहण करो, नहीं तो वो अपना मन बदल भी तो सकता है। नहीं तो कविता का मूल्य ही क्या है? कविता का कुछ मूल्य है आर्यमातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूँ कि सम्मान उनके हृदय में कहाँ चुकता है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि वो उज्जैनी अवश्य जाएगा। अवश्य जाएगा। वे लोग के इसके अनुचर हैं जो इसकी अभिस्तुति करके इसको ले जाएंगे। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता से व्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है। और तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिनी लोक नीति में निष्णात है। लोक नीति? अगर ये लोक नीति है तो मैं कहूंगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों का एक ही अर्थ है। अरे भाई, जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान, वो अपना मन बदल भी तो सकता है। और एक बार मन बदल गया तो बदल गया। अरे तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं कि साधारण से कभी ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। अरे मातुल, आप अभी तक यहाँ हैं और वहाँ आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौट करना हूँ आचार्य के पास ही रहना? लेकिन ये भी तो कहा था ना कि अगर आचार्य विश्राम कर चुके तो आपको सूचना दे दूं। ये भी कहा था, किंतु वो भी तो कहा था। ये कहा तुम्हें याद रह गया, वो नहीं कहा। किंतु मातुल, वो आचार्य किंतु क्या है? मातुल मूर्ख है? बताओ तुम मुझे मूर्ख समझते हो? नहीं मातुल। तो मैं मूर्ख नहीं तो निश्चय तुम मूर्ख हो। बताओ आचार्य ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि वे आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया। कालिदास की कविता? ना जाने इतने बड़े आचार्यों को इसकी कविता में क्या विशेषता नजर आती है। इस व्यक्ति को लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान है नहीं और तुम लोक नीति की बात करती हो। आप एक हिरण्य शावक को गोद में लिए घर की ओर चले आ रहे थे। सौभाग्यवश मैंने रास्ते में ही देख लिया। मैंने कहा, कविवर, ये समय इस स्थिति में घर जाने का नहीं है। मेरी बात सुनकर ऐसे लौट पड़े रास्ते में सांप देख लिया हो। मल्लिका मातुल के लिए अंदर से आसन ले आओ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हाँ, मैंने कहा, कविवर्य, आचार्य आपको कल ही उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। जलते अंगारे की दृष्टि से मुझे देखा और कहा, मैं राजकीय मुद्राओं से क्रीत होने के लिए नहीं हूं। जैसे राजकीय मुद्राएं तो इनके विरह में घुली जा रही। मेरे लिए तो धर्म संकट खड़ा हो गया कि अनुनय करता हुआ उसके पीछे पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखूं। अब इस निक्षेप को आचार्य के पास बैठने को कहकर आया था और ये धूरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला आया। किंतु मातुल, मैं तो आपको समाचार देने आया हूँ और आप। बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। अब एक काम करिए कि वो कवि कुल शिरोमणि जहां कहीं भी हो उन्हें ढूंढ लाइए। मेरा कर्तव्य कहता है कि जैसे भी हो उसे अभ्यागतों के सामने प्रस्तुत करूं। और मन करता है कि उसकी चोटी पकड़कर वो मातुल का तीसरा नेत्र
नेत्र हर समय खुला रहता है। किंतु कालिदास इस समय है कहाँ? वो भी जगदम्बा के मंदिर में है। आपने उन्हें देखा है? देखा है मल्लिका। किंतु आपने मातुल से... अरे मैं नहीं चाहता था मल्लिका कि मातुल जी इस समय वहां जाए। क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि... चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसीलिए मैंने मातुल का वहां जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। और वहां कालिदास हक कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते, वे जगदम्बा के मंदिर में रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। कैसी विचक्षणता है! विचक्षणता ही तो है। इसमें विचक्षणता क्या है मल्लिका? राजे कवि को सम्मान देना चाह रहे हैं। कवि सम्मान के प्रति उदासीन होकर के जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है। राजे के प्रतिनिधि जगदम्बा के मंदिर में जाके उनसे अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। इतना बड़ा नाटक विचक्षणता नहीं तो और क्या है? कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं मल्लिका। मुझे विश्वास है कि उनको इस राज के सम्मान का कोई मोह नहीं है। वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। नहीं चाहता। मातुल का या किसी का आग्रह भी उनका ये हट नहीं छुड़ा सकता। केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है कि वे ये हट छोड़ दें। हमारे घर में किसी को भी उसके हट छोड़ने और न छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठे हैं। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। मल्लिका, कालिदास को उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। तो उसमें बाधा क्या है? अंबिका, मैंने अनुभव किया है कि उस हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मैं जानती हूँ कि वो रेखा कहाँ है। अभी कुछ ही समय पहले उनका सामना एक राजपुरुष से हो चुका है। मल्लिका, उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो। देखो, अफसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अगर आज कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य को कोई हानि नहीं होगी, राज कवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा। परंतु कालिदास जो आज हैं, जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। और जो लोग आज ऋतु संहार की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, वे भी कुछ ही दिनों में उन्हें भूल जाएंगे। नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर में चलती हूँ। मल्लिका, मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूँ। निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। ये एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ। मुझे इस समय वहां अवश्य जाना चाहिए। चलिए आगे निक्षेप। मल्लिका! मल्लिका! गिरे हुए मेघों ने आज अंधकार कर दिया है अंबिका, या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा? आश्चर्य है तुमने दीपक नहीं जलाया। विलोम, तुम यहाँ क्यों आए हो? दीपक जला दो। विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं है। विलोम, तुम चले जाओ। तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ आना... मल्लिका को सहन नहीं है। जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। वो लोग जीवन के बारे में कुछ नहीं जानती। वो नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसे मेरी आंखों में अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। उसे उलझन होती है। ये तो तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यही है
कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट कह देता हूँ। मैं इस समय तुम्हारे दोष और अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती विलोम। देख रहा हूँ तुम इस समय बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही। तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास रहा है, पहले से कहीं थकी हुई लग रही। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा। मैं नहीं जानती। राज्य की ओर से उसका सम्मान किया जाएगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ उसके जाने से पहले ही उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। तुमने इस संबंध में सोचा तो होगा? मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं करना चाहती। तुम मल्लिका की माँ इस विषय में सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य है। तुम चले जाओ विलोम यहाँ से। कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम आज उसके कारण सारे प्रांतन में अपवाद का विषय बना हुआ है, पीछे यहाँ पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका, क्यों क्यों तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा इसी दिन के लिए सही है? दूर से देखने वाला भी जान सकता है कि इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़ कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव न हो, और आज जब उसके जीवन भर के अभाव का प्रश्न तुम्हारे सामने है तो तुम कुछ नहीं सोचना चाहते। ये सब कुछ कह के तुम मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो विलोम। मैं तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मुझे इस समय अकेला रहने दो। मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ, और वैसे भी मैं ये बातें तुमसे नहीं उससे कहने के लिए आया हूँ। आशा कर रहा हूँ कि वो अभी मल्लिका के साथ इधर आता होगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं यही उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। मैं जानता हूं तुम कहां, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। जानता हूं, तुम्हारी वृत्ति दूसरी है, और संभवतः उसी वृत्ति ने छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। आज निसंदेह तुम छंदों के अभ्यास पे गर्व कर सकते हो कालिदास। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। सुना मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ? दुख? और मुझे? हाँ हाँ, बहुत। एक मित्र के बिछोड़ने का किसे दुख नहीं होगा। कल ब्राह्मण मुहूर्त में लौट जाओगे? मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं। आचार्य कल ब्राह्मण मुहूर्त में लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांत को भूल तो नहीं जाओगे? सुना है वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहां के जीवन में अनेक आकर्षण है, रंगशालाएं, मदिरालय और तरह तरह की विलास भूमियां। अरे विलोम, ये समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। मैं जानता हूँ तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, किंतु मैं अंबिका से मिलने के लिए आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई ना, और वैसे भी ये कोई अप्रत्याशित नहीं है। विलोम का कुछ भी कहना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कहीं कुछ न कहना अप्रत्याशित हो सकता है। ये वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास, कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से समझते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छुपा हो। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास, और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। निस्संदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं विलोम। अच्छा है, अच्छा है तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। इसी निकटता के अधिकार से क्या मैं तुमसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर ही प्राप्त न हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा, नहीं? वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता विलोम। पूछो, मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना? मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझा। मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। अरे विलोम, मैं ऐसी अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। इसमें अनर्गलता क्या है? मैं बहुत ही सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूं। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? क्यों अंबिका? मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ।
ठहरो अंबिका, आज तक ग्राम प्रांतर में कालिदास के साथ मल्लिका के संबंधों को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा है। अरे विलोम, आप उसे दृष्टि में रखते हुए क्या यह उचित नहीं है कि कालिदास ये स्पष्ट बता दे कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है या फिर? कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। मैं कब कहता हूं कि बात दे, परंतु संभव है कालिदास का अंतःकरण उसे इसका उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूं। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उनके जीवन में ही अनधिकार प्रवेश कर जाते हो। अनाधिकार प्रवेश मैंने? क्यों अंबिका, तुम्हें कालिदास की यह बात कहां तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर देता हूं? मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। बस चल ही दे। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी ये बात कहां तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसके जीवन में अनाधिकार प्रवेश किया है, बताओ मुझे। चलो ग्राम प्रांतर में चलकर किसी से भी पूछ ले। तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही ऐसा है। तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो विलोम, किंतु मैं इतना ही जानता हूं कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक भी मोह नहीं है। निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? एक साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि यदि ऐसा हो, क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या ये उचित नहीं? आप अपनी सीमा से बाहर जाकर बात कर रहे हैं आर्य विलोम। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा मैं सब समझती हूँ। आप संभवतः ये अनुभव नहीं कर रहे कि आप इस समय यहाँ एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। ये अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूं, किंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता और मेरे यहां होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। और एक बात मैं कालिदास की भी तुमसे कहना चाहता हूं। तुम कालिदास के बहुत निकट हो मल्लिका, किंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूं। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो ना, विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक है। ये मुझसे अधिक कौन जान सकता है? अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी आ पहुंचे, तब के लिए भी क्षमा चाहते हुए फिर सोचो मल्लिका, प्रश्न केवल सम्मान और राज्याश्रय स्वीकारने का ही नहीं, उससे कहीं एक बड़ा प्रश्न मेरे सामने है। और वो प्रश्न मैं यहाँ बैठो, बैठो। तुम मुझे जानते हो ना? समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकरा कर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे चले जाने से मेरे अंदर कोई रिक्तता छाड़ेगी। बाहर के संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा, परंतु फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही हूँ। मैं हृदय से कहती हूँ तुम्हें जाना चाहिए। चाहता हूं कि इस समय तुम अपनी आंखें देख सको। मेरी आंखें? मेरी आंखें तो इसलिए गिरी है कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। देखो
प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा? यहाँ लोग तुम्हें समझते नहीं हैं। वे साधारण की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं। तुम विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ? मैं जानती हूँ कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम गिर जाओगे, और मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ तुम जाओ। तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका। प्रश्न केवल तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूं कि ये ग्राम प्रांतर ही मेरी वास्तविक भूमि है। मैं इस भूमि से कई सूत्रों से जुड़ा हूं। इन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के शावक हैं, पशुपाल। यहां से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। ये क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी? इस भूमि से तुम जो कुछ भी ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। अब तुम्हें नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। नई भूमि सुखा भी तो सकती है। कोई भी भूमि ऐसी नहीं जिसके अंदर में कोमलता ना हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी। उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी मल्लिका। ये क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं की पूर्ति करो? तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि भी तो कर सकते हो। फिर भी कई कई आशंकाएं मेरे मन में उठती हैं। मुझे मन में उत्साह का अनुभव नहीं होता मल्लिका। मेरी ओर देखो। अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता? देखो, तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर नहीं हो सकते हो। यहाँ के मेघ, यहाँ के वायु, यहाँ के हरिण, तुम इन सबको अपने साथ ले जाओगे, और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और आकाश में उड़कर आते हुए मेघों में गिर जाया करूंगी। लगता है ये भी बहुत अंधेरा हो गया। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे जाने के लिए कह रही है। हाँ, देखना, मैं तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूंगी, बहुत घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त
से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा? लगता तो नहीं। 2 वर्षों से निरंतर एक सा ज्वर। वास्तव में अंबिका चिंता बहुत करती है। औषध भी ठीक से नहीं खाते। और तुम्हारा स्वास्थ्य? ठीक है। दुबली होती जा रही हो। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। कभी कभी सोचता हूँ मल्लिका कि एक बार उज्जैनी जाकर उनसे मिला हूँ। क्यों? कई बातें करना चाहता हूँ मल्लिका, और कई बार लगता है कि दोष मेरा भी था। किस बात का? बात तुम जानती हो मल्लिका। मैंने आशा नहीं की थी कि इस तरह उज्जैनी जाकर कालिदास वहीं के हो जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि वे वहां जाकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की थी। वहां उन्होंने और भी कई नए काव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पूर्व जो व्यवसायी आए थे, उन्होंने मुझे मेघदूत की प्रतियां ला दी थी। बता रहे थे उनके एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रति उन्हें नहीं मिल पाई। मल्लिका, यूं तो सुना है कि उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है, जो कि उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं। फिर भी क्या? उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से और भी तो कई बातें सुनी थी मल्लिका। व्यक्ति जब उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ ही जाते थे। मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा मल्लिका। सुना ये भी तो था ना कि गुप्त वंश की राजदुहिता से उनका विवाह हो गया। तो इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा क्या है? एक तरह से देखे मल्लिका तो कुछ भी बुरा नहीं है, परंतु यहाँ रहते कालिदास का जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने भी तो उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं अनेक साधारण व्यक्तियों में से एक हूँ। वे असाधारण हैं। उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था। सुना है राजमहिषी बहुत विदुषी है। हाँ मल्लिका, सुना है, बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी है। मैंने कहा न मल्लिका कि एक तरह से देखे तो कुछ भी बुरा नहीं है, परंतु दूसरी ओर देखने पर बहुत ग्लानि होती है। इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है कि ऐसी मैं उनकी प्रगति में बाधा भी बन सकती थी। यदि आपके कहने से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित न करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। यही तो दुख की बात है मल्लिका कि मेरे कहने से तुम ऐसा ना करती तो आज तुम्हारे जीवन का रुख ये ना होता। मेरे जीवन में क्या अंतर है? पहले माँ काम करती थी, अब वे अस्वस्थ है, मैं काम करती हूँ। हाँ, बाहर से तो इतना ही अंतर लगता है। केवल इतना ही अंतर है। माँ को औषध दे दो, अभी आती हूँ। लगता है फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं मल्लिका। कौन लोग? संभवतः है राज्य के कर्मचारी हैं। 2 वैसी आकृतियां मैंने देखी हैं जैसे तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। कैसी आकृतियां? जानते हो माँ इस संबंध में क्या कहती है? माँ कहती है जब भी आकृतियां दिखाई देती है कोई ना कोई अनिष्ट अवश्य होता है, कभी युद्ध तो कभी महामारी। परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? क्या हुआ? और जो हुआ वो तो अच्छा ही था। हवा में आग की लगी रहती है, बस सूखते ही नहीं।
माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है। नहीं मल्लिका, वो एक बहुत परिचित आकृति है। परिचित आकृति? मुझे विश्वास है कि वे स्वयं कालिदास हैं। कालिदास? ये कैसे संभव है? मैंने अपनी आंखों से देखा मल्लिका कि वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस रात सी वेशभूषा में और कोई उन्हें ना पहचान पाए, लेकिन निक्षेप की आंखें पहचानने में उसे भूल नहीं कर सकती। मैं भी उनके पास जाता हूँ। संभव है कि राज्य के कर्मचारी उन्हीं के साथ होंगे। वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं।
तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे। वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा। वैसे ही एक बार फिर वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी, देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी हैं। उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं प्राप्त की हैं। सोचा था मेघदूत की पंक्तियां तुम्हें गा गा कर सुनाऊंगी। पर्वत शिखर पर घंटा ध्वनियां गूंज उठेंगी और मैं अपनी ये भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। कहूंगी ये तुम्हारी नई रचना के लिए है। ये कोरे कृष्ण मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं। इन पर तुम जब जो भी लिखोगे मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और है। नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम भी वही हो या मुझे विश्वास है कि मैं इस समय देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूँ। कहिए। देव मातृगुप्त के नेत्रों का अभिमान स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए। देव मातृगुप्त कौन है? ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता कविंद्र, राजनीतिक निष्णात आचार्य तथा काश्मीर के भावी शासक देव मातृगुप्त की राजवंशी गुप्त वंश दुहिता परम विदुषी देवी प्रियमु मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक है एवं शीघ्र यहाँ आना चाहती हैं। उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित है। किंतु ऋतु संहार और मेघदूत आदि के प्रणेता तो कालिदास है। गुप्त राज्य की ओर से काश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। वे काश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनके राजमहिषी। मुझे विश्वास है इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने प्रवेश गृह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेंगे। हम इसे आपका आदेश समझते हुए अभी ये कार्य अपने हाथों से संपन्न किए देते हैं। आओ नुनासिक, चलो। मैं समझता हूँ यह आसन द्वार के निकट होना चाहिए। देवी द्वार से प्रवेश करेंगी और आसन द्वार के निकट होगा। उस स्थिति में इसे इसकी वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर कर देना चाहिए। दक्षिण की ओर? नहीं, मैं समझता हूँ कि इसकी स्थिति 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। गवाक्ष से सूर्य की किरणें सीधे इस पर पड़ती है। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं भी तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो विवादास्पद विषय होने से आसन को यही रहने दिया जाए। अच्छी बात है, इसे यही रहने दिया जाए। और एक कुंभ, मैं समझता हूँ एक कुंभ इस कोने में और दूसरा उस कोने में होना चाहिए। पर मैं समझता हूँ कुंभ यहाँ होने नहीं चाहिए। क्यों? यहाँ का कोई उत्तर नहीं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो कुंभों को भी यही रहने दिया जाए। और ये वस्त्र? वस्त्र भी गीले हैं, इन्हें यहाँ से नहीं हटाना चाहिए। क्यों? शास्त्रीय प्रमाण से है। कौन सा प्रमाण है? ये मुझे याद नहीं। ये याद है कि ऐसा प्रमाण है? हाँ। तो संदिग्ध विषय है। तब तो अवश्य संदिग्ध विषय है। तो संदिग्ध विषय होने के कारण वस्त्रों को यही रहने दिया जाए। अच्छी बात है, वस्त्रों को यही रहने दिया जाए। परंतु चूल्हा, ये चूल्हा यहाँ से हटा देना चाहिए। चूल्हा हटाने का अर्थ होगा आसपास की सब वस्तुओं को हटाया जाए। इसमें बहुत समय चाहिए। समय के अतिरिक्त धैर्य चाहिए। एक अतिरिक्त परिश्रम भी तो चाहिए। और भाजनों के हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। मैं भी यही समझता हूँ। तो इस बात पर हम दोनों सहमत हैं कि चूल्हे को यहाँ से नहीं हटाया जाए। मुझे लगता है हम दोनों सहमत हैं। और तो विशेष नहीं। मेरे विचार में कुछ विशेष नहीं। नहीं, अभिशेष है। क्या अभिशेष है? क्या? ये चौकी रास्ते में पड़ी है, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। मैं भी यही समझता हूँ। तो इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। हाँ, अवश्य हटा देना चाहिए। तो हटा दो। मैं? हाँ, तुम नहीं? नहीं। क्यों? यहाँ का कोई उत्तर नहीं। फिर भी पहले मैंने तुमसे कहा है। परंतु चौकी देखी मैंने तुमने है। तो हटा दो। तुम हटा दो।
तो रहने दो। अबे हाँ अब चारों ओर एक दृष्टि और डालने हैं। हाँ, चारों ओर एक दृष्टि और डाल ले। अधिकारी वर्ग, आपका कार्य पूरा हो गया? हाँ हो गया। क्यों निस्वार? हाँ हो गया। क्यों मुनासिब? हाँ हाँ हो गया, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। हाँ केवल एक दृष्टि डालना शेष है। तो दृष्टि रहने दीजिए। देवी प्रियंगु मंजरी बाहर पहुंच चुकी है। देवी बाहर पहुंच गई है। चलो निस्वार, चलो। वो इस प्रदेश की सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। अरे मल्लिका, आओ आओ आओ। देवी प्रियंगु मंजरी से मैं तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। तो ये है हमारी मल्लिका, इस प्रदेश की राजहंसनी। मल्लिका, देवी के बैठने के लिए कौन सा आसन निश्चित किया है? आर्य मातु, आप अब विश्राम करें। अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करें। किंतु आपके लिए आसन। उसकी चिंता ना करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। असुविधा तो होगी, किंतु आप असुविधा को असुविधा ना समझे, ये एक और बात है। और वैसे भी कुलीनता कहते ही इसी को है, और बड़े कुल की तो विशेषता ही यही होती है। आर्य मातु, आप अब विश्राम करें। किंतु मेरे लिए कोई कार्य हो तो कहलवा दीजिएगा। कहलवा दो। किंतु कहलवा दो। सचमुच बहुत सुंदर हो। जानती हूँ, अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही। हाँ, बैठ जाइए ना। नहीं, बैठना नहीं चाहती। तुम्हें और तुम्हारे इस घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की है। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे, उन दिनों प्रायः यहाँ का स्मरण किया करते थे। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है। अन्यथा दूसरी मार्ग से जाने में हमें अधिक सुविधा थी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आपका आतिथ्य किस रूप में करूं। आप आसन ले लें तो। आतिथ्य की बात मत सोचो। मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई। संभव था ये न भी आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ उन्हें यहाँ लाई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण है। चाहती थी कि इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाए। इस प्रदेश का वातावरण? यहाँ से बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। कैसी निर्यात सुंदरता है। मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा हो रही है। हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं। यहाँ आपको असुविधा तो होगी। इस सौंदर्य के आगे जीवन की सभी सुविधाएं ये हैं। इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। परंतु इतना अवकाश कहाँ है। कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन वहां से दूर रहना कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। हम पर तो और भी बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति इस समय बहुत संकटपूर्ण है। क्यों वहां के सौंदर्य की ही इतनी चर्चा है, परंतु हमें उसे देखने का अवकाश कहाँ। इसलिए तुमसे स्पर्धा होती है। सौंदर्य का ये सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है। बैठ जाओ, यहाँ मेरे पास बैठो। मैं दूसरा आसन ले लेती हूँ। लगता है ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। किसकी रचनाएं हैं ये? कालिदास की। अपने मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती हैं। मैंने ये प्रतियां उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से कहकर प्राप्त की हैं। मैं समझ सकती हूँ। उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन से उनकी संगिनी के रूप में रही। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है।
वे भी जब तक यहाँ की चर्चा करते हुए आज विस्मित से हो जाते हैं। ऐसे मौकों पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीति साहित्य नहीं, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। मेरा अधिक समय इसी आयास में बीतता है कि उनका बढ़ा हुआ चरण कहीं पीछे न हट जाए। बहुत परिश्रम पड़ता है इसमें। तुम ऐसा नहीं समझती? मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में ही रही हो। बैठी रहो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ का कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ। ये इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव ना हो। उससे कई बार बहुत क्षति होती है। वे व्यर्थ में धैर्य खो देते हैं, जिसमें समय भी जाता है और शक्ति भी। उनके समय का बहुत मूल्य है। मैं चाहती हूँ उनका समय इस तरह नष्ट न हुआ। इसलिए यहाँ से कई कुछ अपने साथ ले जा रही हूँ। कुछ हरिण शावक जाएंगे जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की औषधियाँ उद्यान के क्रीड़ा शहर तथा आसपास के प्रदेश में लगवा दी जाएंगी। हम यहाँ के भी कुछ घरों का भी वहाँ निर्माण करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी साथ जाएगा। हम यहाँ के कुछ अनाथ बच्चों को वहाँ ले जाकर शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ इससे अंतर पड़ेगा। देख रही हूँ तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है। इसका परिसंस्कार आवश्यक है। चाहो तो मैं इस कार्य के लिए आदेश दे जाऊंगी। उज्जैनी से 2 कुशल स्थपति हमारे साथ आएंगे। क्यों? आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है, इसलिए असुविधा नहीं होती। फिर भी चाहूंगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दिया है। स्थपतियों से कहा है कि वे उज्जैनी से तक्षशिलाएं लाकर कार्य आरंभ करें। खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देंगे। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मैं? हाँ, इसमें बाधा क्या है? यहाँ तुम ऐसे किसी सूत्र में तो बंधी नहीं हो कि मेरी माँ यहाँ है। ये कोई बाधा नहीं है। तुम्हारी माँ के भी साथ चलने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे स्थपति इस घर का परिसंस्कार करते रहेंगे। तुम वहाँ मेरे साथ मेरी संगिनी के रूप में रहोगी। क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने को ऐसे गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती। परंतु मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक की अधिकारी नहीं समझती। मेरे आने से पहले राज्य के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए ही नहीं भेजा था। तुमने उन दोनों को देखा है? देखा है। दोनों योग्य अधिकारी हैं। तुम उनमें से जिसे भी अपने योग्य समझो, उसी के साथ तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। देवी, संभवतः तुम दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझते। परंतु राज्य में ये 2 ही नहीं, और भी अनेक अधिकारी हैं। मेरे साथ चलो। तुम जिससे भी चाहोगी। इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। क्यों? तुम्हारे मन में ये कल्पना नहीं कि तुम्हारा भी अपना घर परिवार हो? नहीं माँ, इसके मन में यह कल्पना नहीं है माँ, क्योंकि ये भावना के आधार पे जीती है। माँ तुम उठ क्यों आई? चलो अंदर चलकर लेटी रहो। मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती। दिन मास वर्ष मुझे उठते हुए बीत गए हैं। यह घर मेरे लिए घर नहीं, यह काल गुफा है जिसमें मैं बंद हो के रह गई हूँ। और तुम चाहती हो कि मैं किसी से बात भी ना कर सकूं। तुम स्वस्थ नहीं हो। तुम्हारी अपेक्षा में अधिक स्वस्थ हूँ। यह घर हमेशा से ऐसा नहीं था राजवधु। जब मेरे हाथ पैर चलते थे तो मैं इसे लीपती थी, बुहारती थी। यहाँ की हर वस्तु इस तरह टूटी फूटी नहीं थी, परंतु आज तो हम माँ बेटी भी यहाँ टूटी सी पड़ी रहती है। और ये सब इसलिए मैं देख रही हूँ कि घर की स्थिति अच्छी नहीं है। मल्लिका मेरे साथ चलकर भी समस्या वैसी ही सुलझ जाती। परंतु अब अभी जो कुछ संभव है मैं कर जाऊंगी।
मैं ऐसा आदेश नहीं दूँ। फिर भी चाहूंगी कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। इस समय और नहीं रुक सकती। अच्छा, मैं कुछ करना चाहती थी राजबंधु। मैं बताना चाहती थी कि हम लोग मैं आपका दर्द समझ रही हूँ। जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूंगी। इस समय मुझे बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। हेलो, मेघदूत की पंक्तियां पढ़ो। इनमें न कहती थी उसके मन की कोमलता साकार हो उठी है। आज उस कोमलता का और साकार रूप देख लिया। वो तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता था, तो ले क्यों नहीं लेती? तुम राजमहल की परिचारिका बन जाओगी और इस घर की दीवारों की पति जीर्णोद्धार कर देंगे। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए? राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि है माँ, उसके लिए कोई उत्तरदायी कैसे हो सकता है? यहाँ देखिए कौन उत्तरदायी है। उस किसी के इच्छा के बिना वो यहाँ नहीं आया है। राज्य के पति वित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। आज वो शासक है, उसके पास संपत्ति है। अपनी शासन और संपत्ति का परिचय देने के लिए इससे बड़ा और कोई उपाय नहीं है। हाँ, तो माँ, माँ कुछ नहीं समझती। माँ भावना की गहराई में नहीं जाती। माँ इस तरह शब्द क्यों हम विका? आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। आज की पगधूली घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है? हाँ, ये अवसर देखने के लिए ही तो आज तक का जीवन जिया है हमने। नहीं तो हम सूत्रों के जीवन में इतना बड़ा सौभाग्य। चलो, मैं स्वयं ग्राम में चल के इस सौभाग्य की घोषणा करूंगी। राज्य के स्थपति हमारे विषयों का परिसंस्कार कर देंगे। चलो, बैठ जाओ अंबिका। आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। यहाँ के लोग आज व्यस्त हैं और बाहर से आए अतिथियों के लिए कई तरह की सामग्री जुटानी है। अतिथि यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे अरविंदो। ये और बात है कि पहले किसी ने उसका मूल्य समझा नहीं। हाँ, तो तुम भी क्यों नहीं बटोर लेती? माँ, तुम संभाला कि कोई पत्थर शेष न रहने दे और तुम्हारी भावना का कोई आधार न रह जाए। तुम विश्राम करो माँ, बात मत करो। ग्राम में चारों ओर बहुत उत्साह है। ये दिन इस प्रदेश के वासियों के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे हैं। उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्री जुटानी है। उस सामग्री में कुछ हरिण शावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किए जा रहे हैं। ये सत्य नहीं है। सत्य नहीं है? इंद्र वर्मा और विष्णुदत्त को राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है। उस आदेश का कोई और अर्थ भी हो सकता है। क्या और अर्थ हो सकता है? क्या राजकन्या हरिण शावकों से खेला करेगी या उज्जैनी के कलाकार उनकी अनुकृतियां बनाएंगे? यह भी एक मनोरंजक विषय है कि राज परिवार के साथ आए राजधानी के कलाकार आज यहाँ की हर वस्तु की अनुकृति बनाते घूम रहे हैं। यहाँ का कोई पत्ता, पेड़ या तिनका शेष नहीं रहेगा जिनकी वे अनुकृति बनाकर नहीं ले जाएंगे। इसका भी कुछ दूसरा अर्थ हो सकता है। मैं कब कहता हूँ कि दूसरा अर्थ नहीं है। अर्थ बहुत स्पष्ट है। वे यहाँ की हर वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं और उस विचित्र को यहाँ से ले जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तुम, मैं, ये घर, ये पर्वत, ये सब उनके लिए विचित्र के उदाहरण हैं। मैं तो उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ।
जो जहां वैचित्र नहीं वहां भी विचित्र देख लेती है। एक कलाकार को तो मैंने यहाँ की धूप में अपनी छाया की अनुकृति बनाते देखा है। आपकी धूप में उन्हें अपनी छाया विचित्र सी नजर आती होगी। वो कौन सी राक्षसी थी जो किसी जीव को उसकी छाया से पकड़ लेती थी? काश मैं वो राक्षसी होती तो। माँ तुमसे कहा है मत करो। अरे बिलो, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप माँ को विश्राम करने दीजिए। हाँ, अंबिका को तुम अंदर ले जाओ। ग्राम का उत्सव कोलाहल अंबिका के मन को और अशांत कर देगा। मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने के लिए आया था। आश्चर्य है, कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। कल तो सुना है वे लोग चले भी जाएंगे। उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वो जानता था अंबिका अभी जीवित है। परंतु मैं समझता हूँ वो एक बार आएगा अवश्य। उसे आना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ता, और विशेष रूप से वो जिसे एक कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो। क्यों मल्लिका, तुम क्या सोचती हो? उसे आना नहीं चाहिए? मैं आपसे अनुरोध करती हूँ आने बिलो, आप इस समय यहाँ रुकने का हक ना करें, चले जाए। आपकी बातों से माँ का मन विक्षुब्ध होता है। मेरी बातों से अंबिका का मन विक्षुब्ध होता है? मैं समझता हूँ उसके कारण दूसरे हैं। अंबिका जानती है कि किन कारणों से उसका मन विक्षुब्ध होता है। मैं भी उन कारणों को समझता हूँ, इसलिए बहुत सी बातें जो अंबिका के मन में रहती है मैं मुंह से कह देता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरा यहाँ होना अखर रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, परंतु मैं कुछ देर और यहाँ रुकना चाहता हूँ। और वो शिखर की ओर से एक अश्वारोही को आते देख रहा हूँ। संभव है इस बार वो कुछ क्षणों के लिए यहाँ रुकना चाहे, तो उस स्थिति में मैं भी उससे कुशलक्षेम पूछ लूंगा। मेरी उससे पुरानी मित्रता है। उस स्थिति में आपका यहाँ होना किसी भी रूप में उचित नहीं है आदि लोग। आप उनसे मिलना चाहते हैं तो उसके लिए यही एक स्थान नहीं है। परंतु यही स्थान क्या बुरा है? उसके जाने के दिन भी तो हम यहीं पर मिले थे, और फिर वर्षों के बाद उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होगा। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ आदि लोग, आप यहाँ से चले जाइए। इस समय आप यहाँ रुकने का हक ना करें। ये मेरा घर है, मैं नहीं चाहती इस समय आप मेरे घर में हो। माँ, 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 माँ इनसे कहो कि यहाँ से चले जाए। माँ, मैं नहीं चाहती कि यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे स्वास्थ्य पर इसका कोई विपरीत प्रभाव पड़े। माँ, माँ, अरे बिलो, आप यहाँ से चले जाइए। आप नहीं जानते कि चला जाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो, परंतु मेरे यहाँ रहने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? भी मैं जानती थी, आज नहीं तब से जानती थी। वो आता तो मुझे आश्चर्य होता, किंतु अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। प्रसन्नता है कि मैं उसे ठीक समझती थी। भावना, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। परंतु मुझे खेद है, वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी। अपनी मित्रता पर भरोसा भी था, किंतु अब भरोसा नहीं रहा। संभवतया ये मित्रता एक और से ही थी। उसने कभी हमें अपनी मित्रता के योग्य नहीं समझा। मैं आपसे फिर कह रही हूँ आर्य बिलो,
आप यहाँ से चले जाइए, अन्यथा वास्तव में यहाँ एक अयाची स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा? अब तो मुझे अवश्य यहाँ से चले जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, चलता हूँ। तुम्हारे स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है। जहां तक संभव हो घृत और मधु का सेवन करो। मैंने अभी भी नया मधु निकाला है, यदि आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारे लिए। हमें मधु की आवश्यकता नहीं है। हमें हमारे घर में पर्याप्त मात्रा में मधु है। ऐसा? तब तो मुझे अवश्य यहाँ से चले जाना चाहिए। परंतु कभी मधु की आवश्यकता पड़ ही जाए तो संकोच मत करना। मल्लिका, मेरी बच्ची, मल्लिका। उस व्यक्ति के लिए उनके संबंध में कुछ मत कहो। उनके संबंध में कुछ मत कहो, कुछ मत कहो, कुछ मत कहो। कर घिर रहे हैं, तिर रहे हैं स्वप्न सारे, स्वप्न जो कि मर चुके, स्वप्न जो कि मर चुके थे। प्रेत उनके घेरते हैं आज मुझको। आज फिर घनघोर वर्षा, आज फिर घनघोर वर्षा। मैं विरह में जल रही हूँ, मैं विरह में जल रही हूँ। जल रहे हैं स्वप्न सारे। आज फिर आषाढ़ का दिन, आज फिर आषाढ़ का दिन। मेघ बनकर घिर रहे हैं, तिर रहे हैं स्वप्न सारे, स्वप्न जो कि मर चुके हैं। आज फिर आषाढ़ का दिन, आज फिर आषाढ़ का दिन। मल्लिका, मल्लिका। कौन है? मैं हूँ मातुल। देखो वर्षा ने मातुल की क्या स्थिति की। अरे मातुल, वापस वर्षा में? वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई दूसरी शरण न थी। मातुल के लिए तुम आज भी वही मल्लिका हो। ये आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है। पहले जब दोनों पैरों पर चल पाता था तो भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं, किंतु अब ये स्थिति है कि एक पैर आगे रखता हूं तो बैसाखी पीछे फिसल जाती है और बैसाखी आगे रखता हूं तो पैर। पता होता कि राजप्रसाद में जाकर अपना एक पैर तोड़वाऊंगा तो वह कभी न जाता, और ऊपर से उन लोगों ने मेरे घर की स्थिति कर दी है कि कहीं पैर टिकता ही नहीं। इन चिकने शिलाखंडों से तो ये मिट्टी अच्छी थी जो कम से कम पैर तो पकड़ती थी। मैं तो घर के रहते बेघर हो रहा हूं, न अंदर रहते बनता है न बाहर। इन शिलाखंडों को देखकर मुझे
प्रसाद का स्मरण हुआ था जहां जाकर मैं अपना एक पैर तोड़वा आया हूं। खड़े रहने में कष्ट होगा, आसन ले लीजिए। कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि संसार में अगर सबसे कष्टकर कुछ है तो वो है राजप्रसाद में रहना। आप आगे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं, आप पीछे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं। सच पूछो मल्लिका, मैं कभी जान ही नहीं पाया कि प्रतिहारी मेरे आगे जा रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के पीछे जा रहा हूं। और उससे भी अधिक कष्टकर ये कि जिन लोगों को देखकर सम्मान से मेरा सिर झुकाने का मन करता था, वे लोग मेरे सामने सिर झुकाते थे, मेरे सामने। अब तुम ही बताओ मल्लिका, मातुल में ऐसा क्या है जो कोई उसके सामने सिर झुकाएगा? मातुल ना देवी है, ना देवता है, ना पंडित है, ना राजा है, तो कोई क्यों मातुल के आगे सिर झुकाएगा? किंतु नहीं, लोग मातुल से तो क्या, मातुल के उतरे वस्त्रों तक की वंदना करने को प्रस्तुत थे। कभी कभी तो मुझे भ्रम होता मल्लिका कि मेरा शरीर हाड़ मांस का ही है या चिकने पत्थरों का हो गया, जैसे मंदिर में देवी देवताओं का होता है। यहाँ आकर सबसे बड़ा सुख ये है कि कोई झुककर मेरी वंदना नहीं करता, और ना ही मुझे भ्रम होता कि प्रतिहारी मेरे आगे जा रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के पीछे जा रहा हूं। बस ये वर्षा मुझसे नहीं सही जाती। वस्तु सुखाने के लिए आग जला दूं? नहीं, तुमने ये घर की क्या अवस्था बना रखी है? अंबिका के न रहने से तो घर की व्यवस्था ही नहीं रही। सुना है कि प्रियंगु मंजरी ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी जो तुमने लौटा दी। मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी। और यह भी सत्य है कि तुम्हारे भवन के परिसंस्कार के लिए स्थपतियों को भिजवाया था। मैंने किसी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। आग जला दूं? नहीं, वर्षा थम रही, हल्की हल्की बूंदें हैं। किसी तरह घिसटता हुआ घर पहुंच जाऊं तो वही वस्त्र सुखाऊंगा। तुमने कश्मीर का समाचार सुना? मैं हर समय घर में ही रहती हूँ, कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती हूँ? विश्वास नहीं होता, किंतु होता भी। राजनीति में कुछ भी होना असंभव नहीं है। जितना संभव है कि ऐसा हो, उतना ही संभव है कि ऐसा ना हो, और यह भी संभव है कि जो हो वो ना हो। किंतु समाचार है क्या? समाचार यह है कि सम्राट का निधन हो गया। विरोधी शक्तियां सिर उठा रही हैं। वहां से आए एक आहत सैनिक का कहना था कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया। उन्हें कश्मीर छोड़ दिया है? और अब पुनः उज्जैनी चले गए हैं? नहीं, उज्जैनी नहीं आए। वहां के लोगों का कहना है कि कालिदास ने संन्यास ले लिया और काशी चला गया, किंतु मुझे विश्वास नहीं होता। कालिदास का राजधानी में इतना मान है कि अगर कश्मीर में रहना संभव नहीं था तो वो राजधानी में रह सकता था। किंतु एक राजनीति जीवन और दूसरा कालिदास, मैं दोनों में से आज तक किसी की दूरी नहीं पहचान पाया। मैं समझता हूं कि मैं जितना समझ पाता हूं सत्य सदा उसके विपरीत होता है, और मैं जितना उस विपरीत के निकट पहुंचता हूं सत्य विपरीत से भी विपरीत हो जाता है। अतः मैं जो कुछ समझ पाता हूं वो सब झूठ होता है। इससे अब तुम ये निष्कर्ष निकालो कि सत्य क्या है और क्या होना चाहिए। मुझे लगता है कि कालिदास ने संन्यास नहीं लिया, अतः सत्य यही होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया। नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं जो कुछ कहूंगा वो झूठ होगा। कालिदास काशी गया तो भी मैं झूठा, नहीं गया तो भी मैं झूठा। अब तो ठीक है। मैंने इसलिए तो तुमसे यहाँ से जाने के लिए नहीं
संभालो। पर जब तुमने ऐसा किया तो मैंने तुम्हें शुभकामनाएं ही दी। यद्यपि वो शुभकामनाएं तुमने प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं की। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूं। मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। और आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं तो तटस्थ नहीं हो सकती। जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष किस तरह व्यतीत हुए हैं। मैंने क्या क्या देखा है, क्या से क्या हुए हो। जो भाव तुम थे वो दूसरा न हो सका, परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी और की जाने कितनी कितनी आकृतियां हैं। जानते हो, मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है, और अब मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं केवल विशेषण हूं। व्यवसायी कहते थे उज्जैनी में अपवाद है कि तुम्हारा अधिकांश समय वाराणसी के सहवास में व्यतीत होता है, किंतु तुमने वाराणसी का ये रूप भी देखा है। आज तुम मुझे पहचान सकते हो। मैं उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघमालाओं को देखती हूँ। उसी तरह ऋतु संहार और मेघदूत की पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को कभी रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो। नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने लिखा था एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता। 100 गुणों में भी नहीं छिपता। नहीं, छिपता ही नहीं। 100 गुणों को छा लेता है, एक एक करके नष्ट कर देता है। परंतु मैंने ये सब कुछ सह लिया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं टूट कर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहे हो। क्योंकि मैं अपने को अपने में ना देखकर तुम में देखती रही। और आज तुम ये कह रहे हो कि तुम सब कुछ छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन। मुझे मेरी सत्ता की बोध से इस तरह वंचित कर दोगे। आज वही आषाढ़ बनेगी, उसी कैसी भी वर्षा हो रही, उसी घर में हो, किंतु संभवतः पहचानती नहीं, और ना पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम पहले पहचानती रही हो। दूसरा ही व्यक्ति हूं, और सच कहूं तो वो व्यक्ति हूं जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। तुम ऐसी जड़ से क्यों खड़ी? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम हो।
मैं जो तुम्हें देख रही हूँ मैं ही हूँ। देख रहा हूं कि तुम भी वो नहीं, सब कुछ बदल गया। यह संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये स्वप्न नहीं है। नहीं, ये स्वप्न नहीं है, यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ। दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा हुआ यहाँ आया हूँ कि एक बार यहाँ की यथार्थ को देखूं। मेरे यहाँ सूखी वस्तु तो नहीं है। मेरे भीगे होने की चिंता मत करो। जानते हो, इस तरह से भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। आज बरसों के बाद भीगा हूं, अभी सूखना नहीं चाहता। चलते चलते बहुत थक गया। कई दिन तक तेज ज्वर भी आता रहा, परंतु इस वर्षा से जैसे थकान मिट से गई। बहुत थक गए हो। थक गया था, अब भी थका हूं, परंतु इस वर्षा ने थकान दूर कर दी है। तुम सचमुच पहचाने नहीं जाते। और तुम ही कहाँ पहचानी जाती। और यह घर भी कितना बदल गया। और मैं ये आशा कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही होगा, ज्यों का त्यों यथास्थान, परंतु कुछ भी तो यथास्थान नहीं। तुमने सब कुछ बदल दिया, सभी कुछ बदल दिया। मैंने नहीं बदला। जानता हूं मल्लिका, तुमने नहीं बदला, परंतु मैं ये विश्वास नहीं कर रहा था कि ये घर मुझे कभी अपरिचित भी लग सकता। इस घर की एक एक वस्तु का और वास का विन्यास मेरे स्मरण में, किंतु आज ये सब मुझे अपरिचित लग रहा है। और तुम भी। इसीलिए कहता हूं कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला है जितनी मेरी दृष्टि बदल गई। थके हो और आंखों से लगता है कि तुम बहुत समय से सोए नहीं हो। बैठ जाओ। कई दिनों की यात्रा करके इधर उधर भटकने के बाद आज यहाँ आया। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया। अरे माँ, तुमसे आज ही पता चला था कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया। आज मैं उस सबसे मुक्त हूं जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। कश्मीर में लोग सोचते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया है, किंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूं, जिससे कि पुनः कालिदास के कलेवर पर जी सकूं। इस सूत्र मुझे इस घर की ओर हमेशा खींचता रहा, जिसे तोड़कर मैं यहां से गया। जहां की एक एक वस्तु का विन्यास और रूप मेरे स्मरण में है। ये कुंभ, ये बागछाल, कुशा, दीपक, ये केरू की आकृतियां और तुम्हारी आंख। जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा था वो आज तक मेरी स्मृति में। मैं अपने आप को यह विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी लौट कर आऊं, सब कुछ वैसा ही होगा। द्वार बंद रहने दो। तुम जो बात कह रहे थे कहते जाओ। देख तो लो कौन आया है। वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है। तुम बात करते रहो, वो चला जाएगा। हर समय द्वार बंद, हर समय द्वार बंद। कौन थे? कहा है ना, वर्षा का दिन है। तुम बात करते रहो, वो चला जाएगा। परंतु मुझे इसका स्वर बहुत विचित्र सा लगा। तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे हो। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं इस स्वर को पहचानता हूं, जैसे यहाँ की प्रत्येक वस्तु की तरह यह भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप है। मल्लिका, थके हो, अस्वस्थ भी, बैठ कर बात करो। बैठ जाओ। मैंने अपने संबंध में कई बार सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहती। मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता था? इसका एक कारण यह था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं।
मैं नहीं जानता था कि अपमान और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद मैं सम्मान और प्रतिष्ठा के वातावरण पर जाकर कैसा अनुभव करूं। मन में संभवतः कहीं एक आशंका थी कि वो वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा को बदल देगा। वो आशंका निराधार नहीं हुई। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था ना कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं। तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, किंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं लगता। अभावपूर्ण जीवन की वो एक बड़ी स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया थी। संभव था इसमें कहीं सबसे प्रतिशोध लेने की भावना भी थी, जिन्होंने जब तक मेरी भर्त्सना की थी मेरा उपहास उड़ाया। किंतु मैं ये भी जानता था कि मैं सफल नहीं हो सकता। मैंने बार बार स्वयं को यह विश्वास दिलाना चाहा कि कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ में। यदि मैं स्वयं को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूं, परंतु ऐसा नहीं। न तो मैं बदल सका और न सुखी हुआ। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, किंतु मैं सुखी नहीं हुआ। मुझे बार बार यह अनुभव होता कि मैंने इस क्षेत्र में प्रवेश करके एक अनाधिकार प्रवेश किया है और उस विशाल से दूर हट आया हूं जिसमें मुझे रहना चाहिए। कश्मीर जाते हुए मैं यहां से होकर नहीं जाना चाहता। मुझे भय था कि तुम्हारी ये आंखें मेरे अस्थिर मन को और भी अस्थिर कर देंगी। मैं इनसे बचना चाहता था। मैं जानता था कि तुम पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, दूसरे तुमसे क्या कहेंगे। फिर भी ये आशा लिए हुए मैं यहां से चला गया कि कल एक ऐसा आएगा जब मैं तुमसे अपने दिल की बात कह सकूंगा और तुम्हें अपने मन के द्वंद्व का विश्वास दिला सकूंगा। नहीं जानता था कि द्वंद्व केवल एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहां आकर बहुत व्यर्थता का बोध बुरा है। लोग सोचते हैं कि मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूं कि मैंने वहां रहकर कुछ भी नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की। अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखना चाहा तुम्हारे और अपने यहाँ के इतिहास को फिर दोहराया, और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। रघुवंश में आज का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति थी। चाहता था कि तुम ये सब पढ़ पाती। सूत्र कुछ इस तरह से टूटा था कि नहीं, वो सूत्र कभी नहीं टूटा। तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपि कहां से आ गई? मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं हैं। शाकुंतलम और रघुवंश की प्रतियां अभी कुछ ही समय पहले मुझे प्राप्त हुई हैं। किंतु ये प्रतिलिपियां यहाँ कैसे उपलब्ध हुई? उज्जैन से आने वाले व्यवसायी कभी-कभी यहाँ से होकर भी गुजरते हैं और उनके पास ये प्रतिलिपियां उपलब्ध हो जाती हैं। मैंने कहकर मंगवाई है। वर्ष तो वर्ष में कभी एक प्रतिलिपि उपलब्ध हो पाती थी। और इसके लिए धन? कहा ना, वर्ष तो वर्ष में कभी एक प्रतिलिपि मिल पाती थी। धन एकत्रित करने के लिए पर्याप्त समय होता था। जो अभाव मुझे वर्षों से सालते रहे हैं वे आज और बड़े प्रतीत होते हैं मल्लिका। मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था, जिससे वर्षा में भीग कर लिखता वो सब जो मैं अब तक नहीं लिख पाया, और जो आषाढ़ के मेघों की तरह मेरे भीतर उमड़ रहा है किंतु बरस नहीं पाता, क्योंकि उसे वर्षा नहीं मिलती, उसे वायु नहीं मिलती।
ये कौन सी रचना है? इसके तो सभी पृष्ठ कोरे हैं। ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था जब तुम राजधानी से आओगे तो मैं तुम्हें ये भेंट दूंगी, कहूंगी इस पर तुम अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना। परंतु उस बार तुम आकर भी नहीं आए और ये रचना यही पड़ी रही। अब तो ये पृष्ठ फटने भी लगे हैं और मुझे कहते संकोच होता है कि ये तुम्हारी नई रचना के लिए है। तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाकर सिए हैं कि मैं इन पर एक महाकाव्य की रचना करूं। स्थान स्थान पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी हैं जो निस्संदेह वर्षा की बूंदें नहीं हैं। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है मल्लिका, और केवल आंखों से ही नहीं। स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कणों से मैले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखती पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए हैं। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है, और ये ग्रीष्म की धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धूली और इस घर की सीलन में ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ रह गए हैं मल्लिका? इन पर तो एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है। इस पर अब नया कुछ और क्या लिखा जा सकता है? किंतु इसके आगे भी तो जीवन शेष है। हम पुनः अब से आरंभ कर सकते हैं। मल्लिका, ये किसके रोने का स्वर है? ये मेरा वर्तमान है। भैया बिलो बहुत ऊपर मत चढ़ा कर, परंतु भैया बिलो कहाँ मारने लगे। पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए और फिसल गए। कौन? आकृति जानी हुई है, परंतु व्यक्ति नया सा है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? आकृति बहुत बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी वही है। हाँ, स्वर भी परिचित है और शब्द भी। हाँ? तो तुम हो भाई। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने दिनों से तुमसे मिलने की मन में लालसा थी। आओ, गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला है इसलिए? क्या मुझे से घृणा है? परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध टूट नहीं सकता। याद है तुमने कहा था हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं, नहीं कहा था? मैंने इन बच्चों में उस निकटता में कोई अंतर नहीं आने दिया। मैं तो समझता हूं अब हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता? तुम वहां स्तंभित सी क्यों खड़ी हो? विलोम, अब तो इस घर में एक आयाचित अतिथि नहीं है, अब तो वो अधिकार से आता है। अब तो वो इस घर में कालिदास का स्वागत और आतिथ्य कर सकता है। नहीं? कहोगे कितनी आकस्मिक बात है, तब भी हमारी भेंट इस घर में ही हुई और आज भी यहीं पर हुई। परंतु ये आकस्मिक बात
नहीं है। तुम जब भी आते हमारी भेंट यहीं पर होती। क्यों मल्लिका, तुमने कालिदास के स्वागत का उपक्रम नहीं किया? पता है, वर्षों के बाद एक अतिथि यहाँ आए और उसका आतिथ्य न हो। कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों का बहुत मोह है। एक हरिण शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को देखा? चौंक क्यों गए? देखा, उसकी आंखें किसी हरिण शावक की आंखों से कम सुंदर नहीं है। जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? कहता है, तुम नहीं चाहती कि कालिदास ये जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है? भाई, मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा था कि संभवतया कालिदास ही ये देखकर बता सके कि अष्टावक्र की बात कितनी सच है, कि बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या। चलो देखोगे, देखोगे? तुम यहाँ से चले जाओ विलोम, क्योंकि तुम आ गए। इस घर से चला जाऊं या ग्राम प्रांतर से ही चला जाऊं? सुना है शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। मैं कह रहा हूँ तुम इस समय यहाँ से चले जाओ विलोम, क्योंकि तुम आ गए हो, क्योंकि वर्षों के बाद तुम्हें ये भूमि फिर से अपनी लगने लगी है, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत है। जैसे तुमसे बाहर जीवन की गति नहीं है, तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। परंतु समय इतना निर्दयी नहीं है, उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। धूप और नवेद लिए घर की दहली पर रुका नहीं रहा, उसने औरों को भी अवसर दिया है, निर्माण किया है। तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्ट हो, क्योंकि तुम अपने वर्षों में एक बार जो अतिथि आया है, पता नहीं फिर कभी आए या ना आए। आतिथ्य में कोई कमी ना रहे। ऐसे ही घाटी में मेघ भरे हुए थे और असमय अंधेरा हो आया था। मैंने एक आहत शावक को देखा था और उसे उठाकर यहाँ ले आया था, और तुमने उसका उपचार किया था। और भी तो कुछ सोच रहे हो? और सोच रहा हूँ कि पर्वत उपत्यकाओं का विस्तार वही है, पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी वही है, हवा में वैसी ही नमी है और वातावरण की ध्वनियां भी वैसी ही है। और कि वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, वही हृदय है जिसमें आवेग जागता है। परंतु ये कोरे पृष्ठों वाला महाकाव्य जब नहीं लिखा गया। मैंने कहा था कि मैं आज से आरंभ करना चाहता हूं। यह संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूं कि समय बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि
वो किसी की प्रतीक्षा नहीं